प्रिय छात्रों एवं अध्यापक मित्रों, नमस्कार। वैश्वीकरण एवं ग्लोबलाइजेशन के इस परिवर्तित युग में दुनिया जैसे एक संकुचित दायरे में सिमटती जा रही है और हमें जैसे लग रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम का हमारा भारतीय सूत्र जो है यथार्थ हो रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से बदलते हुए इस माहौल में यहाँ तक कि प्रकृति भी अपना स्वरूप बदल रही है। आज मैं आपके समक्ष गुजरात सरकार के एवं हायर एजुकेशन के इस बाइसेक प्रोग्राम के माध्यम से उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय है आंचलिक उपन्यास परंपरा एवं फणीश्वरनाथ रेणु। सर्वप्रथम आंचलिक उपन्यास में जाने से पहले हम थोड़ी साहित्य की बातें आप लोगों के साथ शेयर करें। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रकृति में जो बदलाव आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरी दुनिया जिस प्रकार से एक पारिवारिक भावना से धीरे धीरे जुड़ती जा रही है, उसी प्रकार से एक साहित्य में भी बहुत बड़ा बदलाव आता जाता है। हर युग का एवं साहित्य के अपने विचारों का साहित्य पर प्रभाव होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं, हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक एक जैसे दौर में कोई साहित्य नहीं चला है, न कोई साहित्यकार हमारे समक्ष रह पाया है। हाँ, कुछ ऐसे साहित्यकार एवं साहित्यिक कृतियां हैं जिसको हम कालजयी साहित्यकार एवं कालजयी कृतियां कहते हैं, जिसके ऊपर न कोई समय का प्रभाव होता है। वह आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल की हम बात करें, यानी कि प्राचीन एवं आधुनिक काल में उनकी वही कृति और वही साहित्यकार आज भी उतना महत्व रखता है जितना अपने युग में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और इस समय की एक आवश्यक मांग है। एक युग था जब शिक्षा एक क्लास में बैठकर हम ग्रहण करते थे, न तो उस समय किताबें थी जैसे कि हमारी गुरुकुल परंपरा, और न ही कोई रटने की आवश्यकता होती थी। आज हम देख रहे हैं कि इस माध्यम से, इस विज्ञान की इस तकनीक के माध्यम से एक जगह पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति आपके समक्ष यह व्याख्यान लेकर प्रस्तुत हो रहा है। तो इसी प्रकार से साहित्य में भी बहुत बड़े बदलाव समय समय पर आते रहे हैं। जैसे कि उपन्यास की या साहित्य की हम बात करें तो उसकी मेरी दृष्टि से तीन तरीके हैं साहित्य के। जैसे कि एक विज्ञान के माध्यम यानी कि विज्ञान की शिक्षा, दूसरा जो है वाणिज्य की शिक्षा है, और तीसरी है साहित्य की शिक्षा है यानी कि आर्ट्स की शिक्षा है। अब हम देखते हैं कि विज्ञान जो है वो भौतिक जगत के साथ जुड़ी हुई जानकारी देता है। वाणिज्य का जो क्षेत्र है वो कहते हैं कि आर्थिक पहलू को उजागर करता है, किंतु साहित्य जो है उसमें दुनिया का कोई भी कोना ऐसा बाकी नहीं है जो इसमें नहीं समाविष्ट हो सकता है। कई बार मुझे दुख होता है मित्रों कि कुछ लोग कहते हैं कि सरकार इस साहित्य की शिक्षा के पीछे ये उपन्यास, कहानियां, कविताएं, इनके पीछे इतना खर्चा क्यों करते हैं, किंतु इसके सिवा जो क्षेत्र है वो अपने अपने क्षेत्र तक, यानी कि साइंस को ले लीजिए, वाणिज्य को ले लीजिए और मेडिकल क्षेत्र को ले लीजिए आप, तो वो अपने अपने क्षेत्र तक सीमित रहते हैं। जबकि साहित्य में पूरा का पूरा वही क्षेत्र, वो उसमें भी मेडिकल भी आ सकता है, इसमें कहते हैं कि विज्ञान की कहानियां भी आप सुन सकते हैं, और इसमें आर्थिक जगत से जुड़ी हुई समस्याओं को भी रचनाकार उजागर करता है। तो मेरी दृष्टि से यह शिक्षा, गांधी जी की जो कल्पना थी शिक्षा के बारे में, वो कहते हैं कि शिक्षा वही है जो व्यक्ति के जीवन का विकास कर सके। और भले थोड़ी दुख की बात यह भी है आज हमारे सामने कि आज की आधुनिक शिक्षा जो है एक विद्यार्थी के लिए एक परीक्षा लक्ष्य या डिग्री लक्ष्य शिक्षा बनती जा रहे हैं, पर हमें इसमें से बाहर निकलने का प्रयास करना पड़ेगा। साहित्य अगर आपने पढ़ा है, आप उसमें आपने उसको समझा है, तो मुझे नहीं लगता है कि साहित्य का विद्यार्थी, साहित्य का छात्र या साहित्य का अध्यापक अपने जीवन के विकास को या अपने जीवन को अच्छी तरह से नहीं समझ सकता है। हमारे व्यक्तित्व का जो घड़तर है वो करता है शिक्षा है,
और उसमें हर शिक्षा का योगदान है, सिर्फ साहित्य ही नहीं, हर शिक्षा का अपना अपना योगदान है। किंतु ये जो फील्ड है, ये जो क्षेत्र है, वो मेरी दृष्टि से एक विशेष मायना रखता है। खास करके हम कहें तो उपन्यास की हम आज जब बात करने के लिए जा रहे हैं, खास करके आंचलिक उपन्यास को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे कुछ बातें आप लोगों के सामने और 2-3 बातें करनी है। जैसे कि उपन्यास परंपरा जो है, जैसे आप अपने समक्ष देख सकते हैं कि उसमें 3 प्रकार का युग हमारे समक्ष आया है हिंदी उपन्यास परंपरा में। जैसे कि प्रेमचंद पूर्व युग, इसमें एक अलग प्रकार से उपन्यास हमारे सामने आए, जैसे शुद्ध मनोरंजन प्रधान उपन्यास थे, उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास थे और ऐतिहासिक उपन्यास थे। इसी प्रकार से प्रेमचंद का जब हिंदी साहित्य में आगमन हुआ और प्रेमचंद के साथ जब उपन्यास साहित्य जुड़ा, तो उसमें कहते हैं कि प्रेमचंद युग आया, जिसमें प्रेमचंद 2 शब्द लेकर हमारे समक्ष आए थे। एक तो यथार्थवादी उपन्यास, यानी कि यथार्थ और आदर्श। तो यथार्थवादी उपन्यास का जो दौर है, उसकी कुछ प्रवृत्तियां रही थी, जैसे कि सोद्देश्यता है, सामाजिकता है, मनोवैज्ञानिकता है एवं राष्ट्रीयता है। अब आप देखिए, इसमें एक तीसरा मोड़ आया, तो कि प्रेमचंदोत्तर युग। तो इसमें प्रेमचंद के द्वारा दिया हुआ आदर्श और यथार्थ में से यथार्थ को आप देख लीजिए, तो यथार्थ के विविध आयाम बाद में आगे चले, जैसे कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास, समाजवादी और सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास और आंचलिक उपन्यास है। तो ये जो दौर है, मैं आपको बता दूं कि शुद्ध मनोरंजन प्रधान उपन्यास से लेकर आंचलिक उपन्यास तक की जो ये यात्रा है, इसमें आप एक ही नाम को देख सकते हैं, युग के साथ पूरा जो जुड़ गया है, वो कहते हैं पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग या प्रेमचंदोत्तर युग। सिर्फ उपन्यास में ही नहीं, ऐसा आप नाटक में भी देख सकते हैं, जैसे कि भारतेंदु युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग। तो ऐसे विशिष्ट साहित्यकारों की ऐसी कौन सी विशिष्ट दृष्टि होती है जिनके कारण वह साहित्यकार हमारे ऊपर नहीं, पूरे युग के साथ जुड़ जाता है। तो यही एक विशिष्ट साहित्यकार का दृष्टिकोण होता है। और वही हम मान ले कि भारतेंदु और प्रसाद हिंदी नाटक साहित्य में न आए होते, या कहें कि कहानी क्षेत्र में गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी, आप लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी, जिसके ऊपर कहा जाता है कि हिंदी साहित्य की प्रथम मौलिक कहानी है। अब आप देखिए, गुलेरी जी ने हिंदी में कितनी कहानियां दी है, तो कैसे 3 ही कहानियां, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। फिर भी उनका दृष्टिकोण जो है वही महत्वपूर्ण होता है, साहित्यकार का जो दृष्टिकोण है वही महत्वपूर्ण होता है और वही प्रभावशाली होता है। और इन 3 कहानियां लिखने के बाद भी गुलेरी जी जो है वो हिंदी साहित्य में, आधुनिक हिंदी कहानी साहित्य में उनका नाम आज भी सर्वश्रेष्ठ या सर्व पहले लिया जाता है। उसी प्रकार से नाटक में मैंने आप लोगों के समक्ष जो बात की कि नाटक में अगर भारतेंदु और बाद में प्रसाद, भारतेंदु ने जिस आधुनिक युग में नाटक की शुरुआत की, उसके बाद प्रसाद जो आए और प्रसाद ने जो दृष्टिकोण बदला, क्योंकि वह दौर एक स्वतंत्रता का दौर था। और उस समय प्रसाद एक, भले प्रसाद के ऊपर कहा जाता है, कई आलोचनाएं भी होती हैं, हम लोग सुनते हैं कि प्रसाद के नाटक जो है रंगमंच की दृष्टि से असफल है। तो आज के आधुनिक युग में विज्ञान की तकनीक को देखते हुए ऐसा नहीं है कि प्रसाद के नाटक रंगमंच पर नहीं लाए जा सकते। तो ये एक विषय अलग है, किंतु मेरा कहने का मतलब है कि एक विशिष्ट साहित्यकार जो यहाँ आता है, तो नाटक में भारतेंदु युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग आया। तो क्यों तीसरा कोई व्यक्ति इसमें नहीं जुड़ा आधुनिक युग? क्यों प्रेमचंद के बाद या प्रेमचंद से पहले जो युग आया उसमें प्रेमचंद का नाम ही क्यों इस उपन्यास विधा के साथ जुड़ गया है? तो ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है या सोचने का सवाल है। दोस्तों या मित्रों, मैं इस बात को और गंभीरता से कहना चाहूंगा कि वह रचनाकार एक अलग पथ निश्चित करता है, उनका एक अलग दृष्टिकोण होता है, उनका एक अलग विचार होते हैं। अगर मान लो कि प्रेमचंद और भारतेंदु अपनी पुरानी परंपरा में जुड़ते चले गए होते, तो क्या आज हम भारतेंदु या जयशंकर प्रसाद या गुलेरी जी या प्रेमचंद को इस रूप में याद करते? कहीं हाँ, प्रेमचंद के दौर में कई रचनाकार आए, उन्होंने अपना योगदान दिया, परंतु प्रेमचंद ने एक विशिष्ट पथ प्रशस्त किया। और उसी प्रकार से अगर हम यहाँ बात करना चाहें तो कहते हैं कि आज का जो हमारा विषय है वो आंचलिक उपन्यास का है, और इसका विषय का शीर्षक भी आप लोगों ने शुरुआत में देखा है कि आंचलिक उपन्यास परंपरा और फणीश्वरनाथ रेणु।
तो जो जो योगदान प्रेमचंद का उपन्यास साहित्य में है वो आंचलिक उपन्यास में रेणु का है। तो इस आंचलिक उपन्यास में जाने से पहले मैं आप लोगों के समक्ष 2-3 शब्दों को स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे कि 3 शब्द हैं, एक है अंचल, दूसरा है आंचलिक और तीसरा है आंचलिक उपन्यास। ये अंचल जो है वो संस्कृत की अंच धातु से अलच प्रत्यय लगकर एक शब्द बना हुआ है, अंचल, जिसके पर्यायवाची शब्द जैसे कि आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, प्रदेश है, जनपद है, क्षेत्र है, भूखंड है, प्रांत है, मंडल है। तो इससे हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि एक ऐसा प्रदेश, एक कोई जन क्षेत्र, एक कोई भूखंड, एक कोई मंडल जिसको अंचल कहा जाता है। अब ये अंचल जो शब्द है, इसके बाद दूसरा शब्द हमारे सामने जो आता है वो है आंचलिक। तो अंचल पर से आंचलिक शब्द बना, जैसे कि जिस शब्द से अंचल की विशेषता विश्लेषित होती है उस शब्द को आंचलिक नाम से जाना गया। तो 2 बातें उभर कर हमारे सामने आई, एक अंचल और आंचलिकता। पर्टिकुलर मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा शब्द, आंचलिक शब्द, जिसमें अंचल की विशेषता को उजागर किया जाता है। विशेषताएं जो है, समस्याएं भी हैं और विशेषताएं भी हैं। यह कहने का मतलब है कि आंचलिक शब्द के साथ जब उपन्यास शब्द जुड़ गया तब हमारे सामने एक नई विधा का जन्म हुआ, आंचलिक उपन्यास। तो ये 3 शब्द महत्वपूर्ण है इस विधा को समझने के लिए। अंचल यानी कि भूखंड, प्रदेश, आंचलिक यानी कि उस भूखंड या प्रदेश की विशेषता को जो विश्लेषित करता है वो ही आंचलिक। और यह शब्द जब उपन्यास के साथ जुड़ा तब कहते हैं कि आंचलिक उपन्यास। अब ये आंचलिक उपन्यास, मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं कि आंचलिक जो उपन्यास है वो हमारे समक्ष जब भी आया दोस्तों, तब कहते हैं कि ये आंचलिकता की प्रवृत्ति जो है वो उसकी शुरुआत कब से हुई। रेणु ने मैला आंचल लिखा। रेणु ने जब मैला आंचल लिखा तो क्या उसके पहले आंचलिक उपन्यास थे? क्या आंचलिकता की प्रवृत्ति पनप रही थी साहित्य में? अंचल तो था ही, प्रदेश भूखंड तो है ही हमारे सामने। तो ये रेणु से पहले क्यों किसी की दृष्टि इसके ऊपर नहीं गई? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। रेणु को हम क्यों इस प्रवृत्ति के साथ जोड़ते हैं? जब रेणु ने मैला आंचल लिखा 1954 में, उस समय उनको एक स्पष्ट करना पड़ा था, उनको स्पष्ट लिखना पड़ा था कि उन्होंने अपनी भूमिका में लिखा था कि यह है मेरा एक आंचलिक उपन्यास, मैला आंचल। तो ये क्यों स्पष्ट करना पड़ा, ये क्यों कहना पड़ा? तो इसके लिए हम देखते हैं कि आंचलिकता की जो प्रवृत्ति है वह बहुत प्राचीन है। कुछ लोगों ने कहते हैं कि प्रताप नारायण टंडन ने देहाती दुनिया यानी कि 1926 में शिव पूजन सहाय का उपन्यास है, उसमें आंचलिकता को ढूंढने का प्रयास किया है। इसके बाद सूर्य नारायण त्रिपाठी यानी कि निराला का बिल्लेसुर बकरिया है, उसमें भी कुछ आपको आंचलिकता के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार से आंचलिकता सिर्फ रेणु के साथ ही नहीं शुरू हुई, यानी कि रेणु के समय में ही आंचलिकता का उद्भव हुआ, ये नहीं है। आंचलिकता की प्रवृत्ति तो बहुत प्राचीन है, किंतु इसके ऊपर दृष्टि जो जानी चाहिए वह अन्य रचनाकारों की तब तक नहीं गई। जैसे कि एक 2-3 परिभाषाएं मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिससे हम स्पष्ट हो जाएंगे कि आंचलिकता की प्रवृत्ति क्या है, आंचलिक उपन्यास क्या है। जैसे 3 परिभाषाएं मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा आंचलिक उपन्यास के बारे में, और तीनों परिभाषाएं एक अलग अलग स्वरूप लेकर हमारे सामने आते हैं, और तीनों परिभाषाओं के आधार पर ही कहते हैं कि 3 प्रकार के आंचलिक उपन्यास हमारे समक्ष उजागर होते हैं। जैसे कि दोस्तों पहली परिभाषा आपके समक्ष है, जिसमें लिखा है कि जिस उपन्यास में किसी उपेक्षित अंचल विशेष का समग्र रूप और वहां की सारी समस्याएं रूपायित होती हैं उसे आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। जिस उपन्यास में किसी उपेक्षित अंचल, आप इस शब्द पर ध्यान दीजिए प्रिय छात्रों, उपेक्षित अंचल विशेष, यानी कि उपेक्षित का मतलब होता है कैसा, तो कि जहां न तो बिजली पहुंची है, जहां न तो पानी की सुविधा है, जहां न तो यातायात का कोई यातायात के लिए कोई व्यवस्था है, तो ऐसा प्रदेश, ऐसा अंचल जिसको हम कहते हैं उपेक्षित अंचल, इसका समग्र रूप
और वहां की सारी समस्याओं को उजागर करता है, वह है आंचलिक उपन्यास। ये पहली परिभाषा। कई परिभाषाएं हैं, पर मैंने इसमें से 3 परिभाषाओं को तय किया है और वो तीनों ही एक अलग अलग मायना रखती हैं। जैसे कि दूसरी परिभाषा को अब आप देख सकते हैं कि ऐसे उपन्यास भी आंचलिक हो सकते हैं जिनका स्वरूप न तो संपूर्ण ग्राम ही है और न शहर ही। देखिए, आंचलिकता मतलब उपेक्षित अंचल, और उपेक्षित अंचल कहाँ होता है? तो हम देख सकते हैं कि एक ऐसा गांव जिसमें ये मैंने पहले जो बताया वो सारी की सारी सुविधाएं वहां नहीं पहुंची, यानी कि आज भी वह विकास से अलिप्त रहा है। दूसरी बात उभर कर सामने आती है इस परिभाषा से कि वह अंचल न तो संपूर्ण ग्राम ही है और न शहर ही है, वरन उसे कस्बा कह लीजिए आप। कस्बा जिसका मुंह शहर की ओर और पीठ गांव की तरह है, यानी कि न तो वो गांव है न शहर है। गांव से निकल चुका व्यक्ति, जैसे कि आज हम आधुनिक युग में हम जिस दौड़ से गुजर रहे हैं, भौतिकता की दौड़, जिसमें हर कोई व्यक्ति शहर में जाना चाहता है, नगर से महानगर, गांव वाला व्यक्ति नगर और नगर से महानगर की ओर हमारी जो यात्रा है उसके पीछे मात्र और मात्र भौतिकता के दर्शन होते हैं। क्या सभी गांव से निकला हुआ सभी व्यक्ति शहर में जाकर अपना स्थान मजबूत कर पाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भारत का विकास हो रहा है, वास्तव में विकास जरूर हो रहा है, किंतु जो विकास हो रहा है उसी प्रकाश उसके विरुद्ध में हम देख रहे हैं कि जो गरीब हैं वो और भी गरीब होता जा रहा है। तो यहाँ इस परिभाषा में मैं देख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से आंचलिक उपन्यास की हम बात करते हैं, वह न तो कहते हैं कि वह पूरा ग्राम है न शहर ही है, वरन एक ऐसा कस्बा है, यानी कि गांव से निकल चुका है और शहर पहुंच नहीं पाया है, बीच का एक कस्बा, उसको आप देख लीजिए। और तीसरी परिभाषा में आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं, यह अंचल ग्राम का भी हो सकता है और नगर का भी हो सकता है। यह अंचल एक कस्बा भी हो सकता है, एक मोहल्ला भी हो सकता है। यह अंचल एक ग्राम भी हो सकता है और एक पूरा नगर भी हो सकता है। अब आप देखिए, नीचे मैंने एक स्टार करके एक वाक्य इसके भावार्थ के रूप में दिया है कि किसी भी प्रकार के अंचल के सजीव दस्तावेज को आंचलिक उपन्यास कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आंचलिकता का मतलब है सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं, सिर्फ ऐसा उपेक्षित क्षेत्र जो गांव में ही नहीं हो सकता है। जैसे कि शहर को आप ले लीजिए, बंबई जैसे महानगर को आप ले लीजिए, उसमें भी उससे सटी हुई कई छोटे छोटे गांव, कई झोपड़पट्टियां, उनके हजारों समस्याएं। इसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूं, उपन्यास के प्रकार जब मैं आप लोगों के समक्ष बताऊंगा तो और क्लियर करूंगा। तो किसी भी अंचल के सजीव दस्तावेज को आंचलिक उपन्यास कहा जा सकता है, यानी कि मात्र गांव ही नहीं, शहर में भी ऐसा कोई विस्तार हो सकता है, ऐसा कोई शहर से सटा हुआ, महानगर से सटा हुआ कोई ग्राम हो सकता है जिसको आधार बनाकर या जिसको कथा का आधार बनाया जा सकता है, और उसके ऊपर कहते हैं कि आंचलिक उपन्यास लिखे जा सकते हैं। और इन तीनों परिभाषाओं के आधार पर मैं आप लोगों के समक्ष एक बात और रखना चाहता हूं कि फिर आंचलिक उपन्यास के प्रकार जो हैं वो 3 मूलभूत प्रकार हमारे समक्ष आते हैं। जैसे कि इसके भावार्थ के रूप में एक है ग्राम्य आंचलिक उपन्यास, दूसरा है नगरीय आंचलिक उपन्यास, और तीसरा है ग्राम्य एवं नगरीय आंचलिक उपन्यास। तीन प्रकार की परिभाषाओं के आधार पर हम इन 3 बातों को या 3 प्रकार के उपन्यासों को देख सकते हैं आंचलिक उपन्यास के क्षेत्र में, जैसे कि ग्राम्य आंचलिक उपन्यास, नगरीय आंचलिक उपन्यास और ग्राम्य एवं नगर से जुड़े हुए आंचलिक उपन्यास है। तो इन तीनों प्रकार के उपन्यास को हम इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, किंतु इसके पहले मैं आप लोगों से एक बात और स्पष्ट करूंगा, फिर हम रेणु के पास जाएंगे, फिर हम रेणु के ऊपर जाएंगे। तो दोस्तों, आंचलिक उपन्यास जो है, इसका आगमन जो है, हम सब देखते हैं कि मैंने पहले भी आप लोगों से बताया कि यह शब्द रेणु के साथ जुड़ गया है, और इसलिए मेरे आज का विषय जो है वो आंचलिक उपन्यास एवं रेणु, परंपरा एवं रेणु है। तो रेणु का ऐसा कौन सा योगदान है इस उपन्यास विधा में, ऐसा कौन सा उन्होंने विशिष्ट कार्य किया है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यह आंचलिक उपन्यास विधा के साथ उनका पूरा नाम जुड़ गया है। जैसे कि रेणु का मैला आंचल उपन्यास आया 1954 में, उस समय रेणु से पूर्व कुछ उपन्यासकार ऐसे थे जो कहते हैं कि आंचलिक उपन्यास
की पूर्व भूमिका के रूप में अपने उपन्यास लिख रहे थे। कोई भी प्रवृत्ति जब पनपती है, साहित्य में कोई भी प्रवृत्ति, नई प्रवृत्ति का आगमन होता है तो वो सहज नहीं आ जाती है। धीरे धीरे वह प्रवृत्ति के मूल जो है अपने पूर्व के साहित्यकारों में नजर आते हैं। जैसे कि रेणु ने यह उपन्यास मैला आंचल लिखा, उसके पहले आंचलिक उपन्यास था ही नहीं हिंदी जगत में। आंचलिकता थी, अंचल था, परंतु आंचलिक उपन्यास नहीं था ना। तो ये दृष्टिकोण जो है, विशिष्ट दृष्टिकोण जो है, वो रेणु ने पकड़ा है और इसीलिए उन्होंने उपन्यास तो दिया, पर उनको एक शंका हुई। उनके दिमाग में शायद मेरी दृष्टि से एक शंका रही होगी कि ये आंचलिक उपन्यास को, मेरे इस उपन्यास को समाज या पाठक जो है क्या वास्तव में आंचलिक उपन्यास के रूप में स्वीकार करेंगे ही, और अगर नहीं करेंगे तो उन्होंने बहुत ही सोच समझकर इस प्रवृत्ति की शुरुआत करने के उद्देश्य से अपने पाठक के समक्ष आंचलिक उपन्यास, खास करके मैला आंचल की भूमिका में एक वाक्य दिया है। जैसे कि वह वाक्य यही है कि वो लिखते हैं अपनी भूमिका में कि यह है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास। देखिए, अब रचनाकार को ऐसा लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, रचनाकार को यह स्पष्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा, रेणु से पहले किसी भी उपन्यासकार ने क्या ये लिखा है कि मेरा ये सामाजिक उपन्यास है, मेरा ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, मेरा ये यथार्थ उपन्यास है? फिर भी यह प्रवृत्तियां पनपी हैं, फिर भी हमारे सामने सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक कई प्रकार के उपन्यास आए। तो मेरी दृष्टि से मैंने बताया कि शायद रेणु को यह शंका रही हो कि पाठक इस उपन्यास को स्वीकार न करे आंचलिक उपन्यास के रूप में। इसलिए रेणु का यह वाक्य जो है, जो मैंने आप लोगों के समक्ष अभी कहा कि यह है मेरा आंचलिक उपन्यास मैला आंचल, यानी कि स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। और ये आगे वो लिखते हैं कि इसका कथानक है पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर उपन्यास का कथा क्षेत्र बनाया है। अब दो तीन बातें इसमें से उभर कर आती हैं। एक तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये आंचलिक उपन्यासी है, यानी कि फिर बाद में उन्होंने एक ऐसा गांव दिया, एक पूर्णिया जिला, मतलब बिहार में। आप आज भी हम देख सकते हैं दोस्तों, पिछले साल आपने कोसी का कहर शायद सुना हो, और मीडिया के माध्यम से हमने बहुत 15-20 दिनों तक ये प्रलय देखा था कोसी का। उस समय आपने जो छोटे छोटे कस्बे देखे थे, छोटे छोटे जो गांव हमें नजर आते थे, उनमें से कोई एक रेणु का मेरीगंज गांव, और वो मेरीगंज गांव हम देख सकते हैं कि एक और हमारे विकसित प्रदेश के जो गांव है जहां सारी की सारी सुविधाएं हम हमारे समक्ष है, और दूसरी ओर आज भी हमारे यहाँ ऐसे गांव हैं, हमारे कुछ राज्यों में ऐसे गांव हैं जहां सारी की सारी आज के आधुनिक युग की जो सुविधाएं हैं उस सुविधाओं से वो अलिप्त रहा है। तो दो बातें यहाँ उभर कर सामने में मैं आप लोगों को जो कहना चाहता हूं कि मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को, पूर्णिया जिले के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास का कथा क्षेत्र बनाया। तो इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है प्रिय छात्रों कि आंचलिक उपन्यास का जो कथा क्षेत्र है वो कहते हैं कि एक पिछड़ा गांव होता है। और शीर्षक को आप देख लीजिए, मैला आंचल। मैला आंचल मतलब ये मैल है, एक प्रकार का मैल। वो हमारी परंपराओं का मैल भी हो सकता है, वो हमारे कहते हैं कि अंधश्रद्धा का मैल भी हो सकता है। तो ऐसा क्षेत्र जो पिछड़ेपन से जुड़ा हुआ है, तो ये स्पष्ट किया, तभी जाकर यहाँ कहते हैं कि हिंदी जगत में एक बहुत बड़ी खोज शुरू हुई। रेणु के इस विधान के बाद हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यास को ढूंढने का प्रयास हुआ। हाँ, 1954 से पहले, मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं कि 1954 से पहले भी आंचलिक उपन्यास लिखे जा चुके, किंतु वह आंचलिक उपन्यास ही हैं, इसकी ओर दृष्टि किसी की नहीं गई थी। रेणु के इस विधान ने, देखिए एक ही विधान है जिसमें उन्होंने स्पष्ट उल्लेख कर दिया है कि यह है मेरा मैला आंचल आंचलिक उपन्यास। तो इस विधान के बाद हिंदी जगत में बहुत बड़ा बदलाव आया, और कहते हैं कि एक बहुत बड़ी खोज हुई, और वह खोज आंचलिक उपन्यास को लेकर आज हमारे समक्ष आई है। और इस खोज के दौर में कुछ विद्वानों ने कहते हैं कि प्रेमचंद के उपन्यासों में भी इस आंचलिकता के दर्शन पाए।
यानी कि इन आंचलिक उपन्यासों के कोटे में रखने का प्रयास किया। आप देखिए, रेणु में एक मेरीगंज गांव है, बिहार के पूर्णिया जिले का एक ऐसा क्षेत्र है। तो प्रेमचंद के कई उपन्यास ऐसे हैं जिसमें भी एक गांव है जो भी उपेक्षाओं से अलिप्त है, यानी कि जो भी हमारी सारी जो सुविधाएं हैं उस सुविधाएं से अलिप्त है। तो क्या कुछ विद्वानों का दृष्टिकोण उधर भी गया कि क्या हम प्रेमचंद के उपन्यासों को आंचलिक उपन्यास नहीं कह सकते हैं? किंतु दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा कि प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं वो आंचलिक उपन्यास के कोटि में नहीं जाते। इसका कारण क्या है? तो कहते हैं कि प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं वो राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना से अनुप्राणित उपन्यास है। उसमें संस्कृति का दर्शन होता है, उसमें राष्ट्रीयता का दर्शन होता है। एक दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि आंचलिक उपन्यास जो है उस उपन्यास में और सामान्य उपन्यास में, जैसे कि आप सामान्य उपन्यास को ले लीजिए, उसमें एक नायक होता है और वही नायक जो है उस नायक के चरित्र के माध्यम से रचनाकार जो है वो सारी की सारी समाज की समस्याओं को हमारे समक्ष उजागर करता है। प्रेमचंद के किसी भी उपन्यास को आप ले लीजिए, उसका एक विशिष्ट नायक, जैसे निर्मला है तो उसमें निर्मला नायिका के रूप में हमारे समक्ष आते हैं, या और कोई उपन्यास है तो इसका एक विशिष्ट नायक है और कथा जो है पूरी की पूरी उस नायक की जिंदगी के चारों ओर घूमती रहती है। जबकि आंचलिक उपन्यास की एक विशेषता है और वो विशेषता यही है कि आंचलिक उपन्यास का नायक कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है, वह अंचल ही उसका नायक होता है। यानी कि उसमें चरित्र जरूर होते हैं, बहुत सारे चरित्र इसमें आते हैं, क्योंकि और सारी समस्याएं को और सारी विशेषताओं को विश्लेषित करने के लिए हमारे समक्ष रचनाकार कई चरित्रों को लेकर आते हैं, पर उसका नायक जो है कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है, वह अंचल ही होता है जिस अंचल को रचनाकार ने पकड़ा। जैसे कि रेणु को हम कहें तो मेरीगंज गांव ही इस उपन्यास का नायक है और सारी की सारी जो कथा है रेणु की वो मेरीगंज के आसपास ही घूमती रहती है। मेरीगंज की समस्याएं, मेरीगंज की विशेषताएं, मेरीगंज के त्योहार परंपराएं, लोक रीति, लोक बोली, ये सारी की सारी परिस्थितियों को उजागर करने का प्रयास रेणु ने किया। जबकि प्रेमचंद के उपन्यास उस कोटि में नहीं आते, वहां उनका एक अलग नायक होता है और वो इस कहते हैं कि कथा सारी की सारी उपन्यास की शुरुआत से लेकर अंत तक उसी के आसपास घूमती है। कहते हैं कि प्रेमचंद के उपन्यास में ग्राम जीवन की जो छवि है, किंतु उनके गांव विशेष गांव नहीं, एक सामान्य गांव। विशेष गांव का मतलब है ऐसा उपेक्षित प्रदेश जहां एक भी सुविधा आज के आधुनिक मानव की जो सुविधाएं उन व्यक्तियों को मिलनी चाहिए, उन गांव को मिलनी चाहिए, वो नहीं पहुंचे हैं। जबकि ये प्रेमचंद के जो गांव है, जरूर है गांव, उपेक्षित गांव है, पर आंचलिक उपन्यास में जो गांव होना चाहिए वो गांव प्रेमचंद के उपन्यास में नहीं है। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद के उपन्यास आंचलिक उपन्यास नहीं है। इससे भी आगे बढ़कर एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि कथा जो होती है आंचलिक उपन्यास की, वह कथा कहते हैं कि एक ही गांव तक सीमित रहती है। मानो कि मेरीगंज रेणु ने उठाया है अपने उपन्यास में, तो उस मेरीगंज की जो कथा है वो मेरीगंज को छोड़कर और कहीं नहीं जाती, लखनऊ नहीं पहुंचती है या और दूसरे गांव तक भी संक्रमण नहीं करते हैं। सारी की सारी समस्याएं जो है, उन्होंने भूमिका में भी लिखा ना कि मैंने इस गांव को एक पिछड़े गांव का प्रतीक माना है। कैसा होना चाहिए गांव? तो कि ऐसा एक पिछड़ा गांव, उसको प्रतीक माना। भारतीय गांव है पर पिछड़ेपन का प्रतीक है। पर इन समस्याओं को और उभारने के लिए, जैसे प्रेमचंद के उपन्यास क्या होते हैं, उनकी जो कहानी है आवश्यकता अनुसार एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव और तीसरे गांव से यहाँ तक कि शहर तक भी संक्रमण करती है। यानी कि इस दृष्टिकोण से भी प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं, हाँ कुछ विद्वान जरूर कहते हैं कि ढूंढने का प्रयास भी किया, पर प्रेमचंद के उपन्यास आंचलिक उपन्यास की कोटि में नहीं आते हैं। कहते हैं कि एक और बात भी इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा मैं प्रिय छात्रों, कि प्रेमचंद का ध्यान जो है वो कथानक पर केंद्रित रहता है, न कि अंचल विशेष पर। ये बहुत बड़ी बात है आंचलिक उपन्यास को समझने के लिए, कि आंचलिक उपन्यास को समझने के लिए रचनाकार का जो ध्यान है उस मात्र और मात्र अंचल पर केंद्रित होना चाहिए, उस प्रदेश पर केंद्रित होना चाहिए, उस क्षेत्र पर केंद्रित होना चाहिए जिस क्षेत्र को उन्होंने कथा का आधार बनाया। जबकि प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं, प्रेमचंद बड़े साहित्यकार जरूर हैं, प्रेमचंद के ही कारण, अगर प्रेमचंद हिंदी साहित्य में न आते तो हम कल्पना करें कि हमारा हिंदी साहित्य आज इतने गौरव
के पद पर बैठा होता। खास करके उपन्यास साहित्य, कथा साहित्य जो है, प्रेमचंद न आए होते तो मेरी दृष्टि से आज का हमारा हिंदी साहित्य जो है वो आज भी वह मनोरंजन प्रधान उपन्यास लिखते हो, उसी कोटे में चले गए। ये तो अच्छा हुआ कि ऐसे विशिष्ट साहित्यकार ने बंगाली उपन्यासों से प्रेरणा लेकर हमें ये उपन्यास विधा को एक नए दृष्टिकोण, खास करके सिर्फ उपन्यास नहीं, हिंदी कथा साहित्य को एक नए दृष्टिकोण, एक नए सिरे पर यथार्थ की समस्या को, आप देखिए प्राचीन युग की उपन्यास को देखिए, सिर्फ मनोरंजन या कहें कि राजा रानी तक सीमित कहानियां होती थी, और आज एक मजदूर, एक किसान, एक पीड़ित नारी, यहाँ तक कि वेश्या तक का भी चित्रण प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में कर दिया। तो समाज का एक ऐसा वर्ग उन्होंने उठाया है, और इसीलिए तो इस बात में हमारा भ्रम होता है कि प्रेमचंद के उपन्यास को हम क्या आंचलिक उपन्यास की कोटि में नहीं रख सकते हैं। तो कहते हैं कि दोस्तों उनका ध्यान कथानक के विस्तार में होता है, जबकि आंचलिक उपन्यास का ध्यान जो है सिर्फ अंचल पर होता है, उसी क्षेत्र पर होता है। एक बात और मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि प्रेमचंद के ग्राम्य जीवन का यथार्थ चित्रण जो है वो आंचलिक उपन्यास की परिभाषा एवं विशेषता के दायरे से बाहर है। ग्राम्य जीवन का यथार्थ चित्रण प्रेमचंद ने जो दिया है वो आंचलिक उपन्यास का कहते हैं कि जो दायरा है उससे बाहर है। अब देखिए प्रेमचंद के उपन्यास, छात्रों आपने कोई भी उपन्यास, एक आध उपन्यास तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें आप देखिए कि वो कथा में सिर्फ समस्याओं को उजागर करते हैं, सिर्फ ही समस्याएं हमारे समक्ष आती हैं, जबकि भाषा, वहां की भाषा उठाई जाती है पर कथानक के विकास के लिए होते हैं। जब आप रेणु के उपन्यास को पढ़िए, मैले आंचल को पढ़िए, सबसे बड़ा एक विवाद जो है, सबसे बड़ा आरोप लगाया जाता है आंचलिक उपन्यास के ऊपर, तो वो है कि इसमें भाषा सबसे बड़ी दुविधा बनकर हमारे समक्ष आते हैं। और ये वहां की भाषा, मुझे लगता है कि अगर हम उस बिहार की भाषा से परिचित नहीं है, उस पूर्णिया जिले के मेरीगंज के गांव के भाषा से परिचित नहीं है, तो पूर्ण रूप से एक सामान्य पाठक जो है उस मेरीगंज की कथा को समझ नहीं पाता है। तो ये जो एक निश्चित दायरा है उसका, आंचलिक उपन्यास का, और इसी विशेष दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर ही रेणु ने यह उपन्यास दिया था। तो इसमें भी प्रेमचंद के उपन्यास नहीं आते हैं। और एक और बात है कि अंचल को देखने का मतलब है जीवन का समग्र मूल्यांकन, समग्र आंतरिक और बाहरी दोनों मूल्यांकन, इसमें भी प्रेमचंद के उपन्यास कहीं छूट जाते हैं। तो दोस्तों ये एक बात कि प्रेमचंद में भी खोजने का, ढूंढने का, आंचलिकता का प्रयास किया गया, किंतु उसमें भी मेरी दृष्टि से वह उनके उपन्यास भी कहते हैं कि आंचलिक कोटि में नहीं आते हैं। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, तो फिर 1952 में रेणु के 1954 में रेणु के मैला आंचल से अगर हम आंचलिकता की बात करें तो कहते हैं कि कुछ विद्वान हिंदी में आंचलिक उपन्यास का प्रादुर्भाव जो है वो नागार्जुन के बलचनमां से करते हैं। अब देखिए नागार्जुन का बलचनमां उपन्यास 1952 में लिखा गया और रेणु का मैला आंचल 1954 में आया। तो कुछ विद्वानों को, मैंने शुरुआत में भी आप लोगों से कहा कि रेणु के मैला आंचल के साथ ही हिंदी में आंचलिक उपन्यास की खोज शुरू हुई। हाँ, उनके पहले जरूर थे आंचलिक उपन्यास, पर किसी का दृष्टिकोण उधर नहीं गया था ना। तो इसलिए कहते हैं कि कुछ विद्वानों ने, और स्वाभाविक है कि जब खोज शुरू होती है तब उसमें सत्य असत्य कई बातें उभर कर आती हैं। तो इसलिए एक दृष्टिकोण ये भी रहा कुछ साहित्यकारों का, कुछ विद्वानों का, कि क्यों हम बलचनमां को आंचलिक उपन्यास नहीं कह सकते हैं। किंतु मैं आप लोगों से स्पष्ट कर दूं कि बलचनमां जो है वह नागार्जुन का आंचलिक नहीं बल्कि समाजवादी उपन्यास है। जैसे कि इसका जो नायक है दोस्तों वही बलचनमां है, और वह जो है गोदान के होरी का प्रतिरूप है। गोदान में जिस प्रकार से प्रेमचंद के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहते हैं कि किसान की महागाथा, और उसका जो प्रमुख पात्र है होरी, ये अपने ही सिद्धांतों के कारण कहते हैं कि अपने ही जीवन को जो बर्बाद कर देता है और एक किसान से लेकर मजदूर बन जाता है, और फिर भी मरने के बाद भी उनके हाथों से, समाज की हमारी कई परंपराएं आप लोग देखिए कि मरने के बाद उनके पास 2 पैसे हैं और फिर भी ब्राह्मण आकर कहता है कि अब इनके हाथ से गोदान करा दो। और ये समाज की विकृति है, हमारे समाज की। इधर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है।
ऐसे ऐसे गरीब लोगों की ओर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। हमें सिर्फ दिख रहा है विकास, विकास और विकास। तो ये जो दोस्तों होरी है, उसका विकसित रूप जो है वो कहते हैं कि बलचनमा है। कहते हैं कि गोदान का होरी ग्रामीण संस्कृति के ध्वंस का संकेत देता है, तो बलचनमा है नव निर्माण का संकेत देता है। विद्रोह करता है, होरी विद्रोह नहीं करता है। होरी अपनी परंपरा को तोड़ता नहीं है। पंच परमेश्वर है। हाँ, पंच में बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो परमेश्वर के बराबर है, वो जायज है। किंतु उनका बेटा एक विधवा ग्वालिन के साथ प्रेम करके उनके साथ शादी करना चाहता है, तो कहते हैं कि ये तो गांव की परंपरा के खिलाफ है, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। पर होरी जो है इस बात का विद्रोह नहीं करता है, वो उसको सहन करता है। तो कहते हैं कि एक ध्वंस का प्रतीक है। अगर आप ये सहन करते ही जाएंगे, ऐसी ही परंपरा को हम ढोते जाएंगे, तो हम विकास कैसे कर पाएंगे। तो कहते हैं कि ये एक महात्मा की बात मुझे याद आते हैं कि खुद गुड़ खाते हैं और दूसरे से कहते हैं कि गुड़ नहीं खाना चाहिए। ये तो ऐसी बात हुई। तो जो व्यक्ति पंच में बैठा हुआ है वो किसी को अपनी रखेल बना सकता है और वही आकर न्याय करने के लिए दंड देता है, तो ये कहां तक जायज है। बलचनमा इस बात को स्वीकार नहीं करता है। और बलचनमा जो है इसीलिए कहा है कि नव निर्माण का प्रतीक है, और बलचनमा एक नई चेतना का प्रतीक है। वो विद्रोह करता है, समाज की इन परंपराओं से के खिलाफ विद्रोह करता है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ तक आया। प्रेमचंद का गोदान और कहते हैं कि नागार्जुन का बलचनमा, तो एक समाजवादी उपन्यास, और उसका कहते हैं कि उसको हम आंचलिक उपन्यास के कोटि में नहीं रख सकते हैं। किंतु ये सच है, एक बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि नागार्जुन के उपन्यास जो हैं वह आंचलिक कथा साहित्य की भूमिका जरूर तैयार कर रहे थे। यानी कि रेणु ने 1954 में ये मेला आंचल लिखा, उसके पहले नागार्जुन के उपन्यास जो भी आए वो कहते हैं कि इसकी भूमिका जरूर तैयार कर रहे थे। यानी कि इसी में से कहा जाता है कि इनको जरूर प्रेरणा मिली है। अब हम आंचलिक उपन्यासों की ओर जाएं, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को 3 परिभाषाएं दी थी। उन परिभाषाओं में तीनों परिभाषाओं को मैंने कहा भी था कि एक अलग दृष्टिकोण से मैंने रखी है। तो पहली परिभाषा जो थी वो कहते हैं कि ग्रामीण आंचलिक उपन्यास के ऊपर थी, जिसमें ग्राम को केंद्र में रखा गया था। दूसरी परिभाषा जो थी वो शहरी आंचलिक उपन्यास के ऊपर थी, और तीसरी जो परिभाषा थी वो ग्राम्य एवं नगरीय आंचलिक उपन्यास। तो यहाँ हम अब आंचलिक उपन्यास के ऊपर जाएं कि रेणु आए, तो रेणु से पहले नागार्जुन। तो नागार्जुन के कुछ उपन्यास जो हैं वह कहते हैं कि जैसे आप लोगों के समक्ष हैं कि नागार्जुन के आंचलिक उपन्यास जो हैं वो बलचनमा इसमें नहीं है, क्योंकि वो समाजवादी उपन्यास है। लेकिन रतिनाथ की चाची हैं, नई पौध है, बाबा बटेश्वर नाथ हैं, वरुण के बेटे हैं, दुख मोचन है। अब देखिए ये सारे के सारे उपन्यास हैं, आंचलिक उपन्यास हैं, जिसमें रतिनाथ की जो चाची हैं वो उनका पहला आंचलिक उपन्यास है, जिसमें कहते हैं कि मिथिला प्रदेश की जिंदगी का चित्रण है, और गौरी नामक विधवा जो हैं उस विधवा के माध्यम से रचनाकार ने वहां के उस समस्याएं जो हैं, नारियों की जो समस्याएं हैं, विधवा नारियों की जो समस्याएं हैं, उनको उजागर करने का प्रयास किया है। किंतु मिथिला प्रदेश जो है, उस मिथिला प्रदेश के सारे जनजीवन का चित्रण जो है उन्होंने अपने इस उपन्यास में किया है। उनका दूसरा उपन्यास जो बाबा बटेश्वर नाथ है, जिसमें कहते हैं कि बटेश्वर नाथ यानी कि पेड़ की कथा है। एक बहुत पुराना पेड़ है जो इस जैसे कि हमें इतिहास में जाना है, तो इतिहास के लिए हमें अपने पूर्व मनुष्यों का बयान को देखना पड़ता है। जैसे कि एक पेड़ है, बहुत बड़ा बड़ का पेड़ है, जो इस गांव की कथा कहता है कि ये सदियों से मैं यहाँ खड़ा हूँ, सदियों से मैं इस गांव को, कहते हैं कि पिछले 100 साल से मैं इस गांव को देख रहा हूँ, और इनकी सारी की सारी समस्याएं जो हैं, इनकी सारी की सारी जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को कहते हैं कि प्रेमचंद ने अपने बाबा बटेश्वर नाथ नामक आंचलिक उपन्यास में उजागर करने का प्रयास किया है। उनका अगला उपन्यास है वरुण के बेटे। जैसे कि कहते हैं कि बिहार की मछुआरों की जो जाति हैं, उन मछुआरों के जिंदगी का चित्रण उन्होंने अपने इस उपन्यास में दिया है। समय हमारे पास अब 5 ही मिनट है, तो हम जरा विस्तार से नहीं जाएंगे इसमें। और उनका कहते हैं कि जमींदारी के विरुद्ध एक आंदोलन है। जैसे कि देखिए हमारे यहाँ प्राचीन यानी कि
स्वतंत्रता के दौर में जो जो समस्याएं खड़ी हो रही थी उसमें जमींदारी प्रथा भी एक थी और इसके कारण भी समस्या होती थी। एक गांव में 2 या 4 या 5 लोगों के पास ही पूरी जमीन होती थी और गांव के बाकी के जितने भी लोग होते थे वो कहते हैं कि सारे के सारे उनके मजदूर होते थे और जमींदार जिस प्रकार से गांव के लोगों का शोषण करता था उन सारी की सारी समस्याओं को कहते हैं कि उन्होंने इस उपन्यास में उठाए हैं। वहां के मछुआरों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उठाए हैं। उस वहां की जो विशेषताएं हैं उस विशेषताओं को भी नागार्जुन ने अपने वरुण के बेटे उपन्यास में उजागर करने का प्रयास किया है। उनका एक अगला उपन्यास है इस कड़ी में, कहते हैं कि दुखमोचन है, जिसमें टमका कोयली नामक गांव को कथा का क्षेत्र बनाया गया है और इसमें नवनिर्माण है, ग्रामोत्थान है, ग्रामीण चेतना है। इन सारा का सारा चित्रण जो है प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यासों में दिया है। रेणु से पहले ये सारे के सारे जो उपन्यास है, नागार्जुन के जो उपन्यास हैं, वह आंचलिक उपन्यास की कहते हैं कि एक पूरी की पूरी भूमिका पूर्व पीठिका तैयार कर रहे थे। इसके बाद मैला आंचल 1954 में जब हमारे सामने आया तो मैला आंचल सिर्फ रेणु का नहीं, हिंदी का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास माना गया और कहते हैं कि इसमें मैंने बताया था कि बिहार के एक मेरीगंज नामक गांव की एक कथा को, उनकी वहां की विशेषताओं को, वहां की रीति को, वहां की परंपराओं को रेणु ने इस रूप से हमारे सामने रखने का प्रयास किया है कि वह सर्व स्वीकृत हुई है। एक आंचलिक उपन्यास के रूप में उसको स्वीकारा गया है। इसी क्रम में उनका एक दूसरा उपन्यास है परती परिकथा है, जिसमें वह भी रेणु का एक सक्षम आंचलिक उपन्यास है। इसका कथा क्षेत्र भी पूर्णिया जिला ही है। देखिए, पूर्णिया जिले को केंद्र में रखकर रेणु ने बहुत सारे उपन्यास लिखे और बहुत सारे आंचलिक उपन्यास दिए। इनमें एक परती परिकथा है जिसमें एक संयुक्त परिवार की कहानी है, ग्राम सुधार है, सामाजिक राजनीतिक जागृति है, आर्थिक स्थितियों का चित्रण है, शोषण वृत्ति है, भ्रष्टाचार है, राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां हैं। ये सारे की सारी समस्याएं और वहां के जो उत्सव हैं, वहां के जो त्योहार हैं, इन सब का चित्रण कहते हैं कि रेणु ने यह दिया है। इसी क्रम में उनका जुलूस उपन्यास भी आता है। जैसे कि हमारे स्वतंत्रता के बाद जिस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई थी भारतीय स्वतंत्रता के बाद, और जिस प्रकार जुलूस का एक कहते हैं कि एक मानसिकता ही पूरी अलग होती है। इस विभाजन की स्थिति के बाद जुलूस के माध्यम से रेणु ने एक विशिष्ट दृष्टिकोण से भी एक उपन्यास देने का प्रयास किया था। इसमें कहते हैं कि उन्होंने शरणार्थी लोगों जो हैं, उन शरणार्थी लोगों की जो स्थिति है, आज भी हम देख रहे हैं कि स्वतंत्रता के इतने 60-65 साल के बाद भी आज भी हमारे दिल्ली में शरणार्थी लोगों की सुनने वाली सरकार नहीं, यानी कि उनके कानों तक उनकी आवाज नहीं जाती। तो आज भी ये स्थिति है जिसका चित्रण रेणु ने उस समय किया था कि इन लोगों की ये समस्याएं। तो ऐसा भी एक उपन्यास, जैसे कहते हैं कि समाज सेवकों का भ्रष्टाचार, कहते हैं कि अंधश्रद्धा, नैतिक अनैतिक संबंध, इन सारी स्थितियों का चित्रण उन्होंने अपने इस उपन्यास में किया है। इसी क्रम में आता है कितने चौराहे। ये विशिष्ट एक उपन्यास है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति जो होता है, परिवार होता है, समाज जो होता है और राष्ट्र भी होता है, उसको अपना एक अलग मार्ग निश्चित करना होता है। मैंने आप लोगों को शुरुआत में प्रिय छात्रों बताया कि वही रचनाकार कालजयी होता है या वही रचनाकार की रचना कालजयी कृति बन पाती है जो एक विशिष्ट पथ निर्माण करता है। उनके पास एक विशिष्ट दृष्टिकोण होता है। अगर आप लोगों ने मछली को देखा है ना, मछली जो होती है कभी पानी के प्रवाह में नहीं तैरती है, वो पानी की विरुद्ध दिशा में जाती है। अब इनके पास जो शक्ति है उसका प्रयोग वो उस रूप में कर रहे हैं। तो हमारे कहते हैं कि हर व्यक्ति, हर समाज, हर राष्ट्र को अपना एक अलग प्रशस्त मार्ग प्रशस्त करना होता है और तभी हम एक विशिष्ट व्यक्ति बनकर हमारे सामने आते हैं। स्वतंत्रता का दौर जो चला, मंगल पांडे से लेकर पूज्य महात्मा गांधी तक, आप देखिए कितने लोगों ने योगदान दिया है। फिर भी पूज्य महात्मा गांधी हमारे दिलो दिमाग में आज भी छाए। सिर्फ हमारे ही नहीं, पूरे विश्व में गांधी को जो सम्मान मिल रहा है वो राम और कृष्ण से कम नहीं। तो दोस्तों ये क्यों? तो क्या हमें कई चौराहों से गुजरना होता है। हमारे जिंदगी में सिर्फ मनुष्य नहीं, सिर्फ कहते हैं कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में, नवनिर्माण में उनको कई विपत्तियों से, कई समस्याओं से जूझना पड़ता है और इसके लिए हमें एक मार्ग प्रशस्त करना पड़ता है जिसमें शीतल छाया भी आती है और कंटेली झाड़ियां भी आती है। कभी कभी कंटेली झाड़ियों से भी गुजरना पड़ता है। तो ऐसा एक उपन्यास कितने चौराहे, बहुत अच्छा शीर्षक है, मुझे बहुत प्रिय है ये उपन्यास। कहते हैं कि व्यक्ति के साथ, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ इसको जोड़ा है और वह जो कंटेली झाड़ियां
पसार कर सकता है, वही व्यक्ति समाज में एक नया पथ प्रदर्शक कर सकता है। इसमें उन्होंने नारी की मनोदशा, आर्थिक विषमता, भूत प्रेत संबंधी मान्यताएं भी आज भी हम देखें इस शिक्षा के आधुनिक युग में, कहते हैं हम आधुनिकता मतलब एक विशेषता होनी चाहिए, सिर्फ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस आधुनिक युग में आज भी पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में भी भूत प्रेत और कहते हैं ओझा की मान्यता अभी निकली नहीं। लोगों की स्वार्थ वृत्ति, कहते हैं कि अंधविश्वास, ये सारी की सारी स्थितियों पर रेणु ने इसमें प्रकाश डाला है। इसी क्रम में कई उपन्यासकार आते हैं, जैसे कि 2 मिनट सिर्फ प्रिय छात्र 2 मिनट, मैं सिर्फ नामोल्लेख करना चाहूंगा। देवेंद्र सत्यार्थी का ब्रह्मपुत्र, शैलेश मटियानी का चौथी मुट्ठी, चिट्ठी रसेन, बलभद्र ठाकुर का नेपाल की वो बेटी, राही मसूम रजा का आधा गांव, सुरेंद्र पाल का लोकलाज खोई, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मनहर चौहान का हिरना सांवरी, अलग अलग वैतरणी शिव प्रसाद सिंह, उसी प्रकार से रांगे राघव का कब तक पुकारूं, भैरव प्रसाद गुप्त का सती मैया का चौरा, बुंद और समुद्र अमृतलाल नागर का, ये सारे के सारे ग्रामीण आंचलिक उपन्यास है। उसी प्रकार से नगरीय आंचलिक उपन्यास की अगर हम बात करें तो उसमें रांगे राघव का काका, ये जो उपन्यास है इसमें मथुरा नगर के पुजारी जो हैं, उन वहां के जो साधु हैं, वहां का उनका जो पाखंड है, उनका आडंबर है, उन सबको उजागर करने का। तो दूसरी परिभाषा जो मैंने दी थी आप लोगों को, वो नगरीय आंचलिक उपन्यास की थी। तो जरूरी नहीं है कि आंचलिक उपन्यास सिर्फ गांव के ऊपर ही लिखा जाए, नगर के ऊपर भी लिखा गया है और उसको भी श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास का दर्जा मिला है। इसमें रांगे राघव का काका जो मथुरा के पुजारियों के ऊपर लिखा गया है। उसी क्रम में शिव प्रसाद मिश्र का बहती गंगा, जिसमें बनारस नगर के लोक जीवन को चित्रित किया गया है, नागरिक जीवन को चित्रित किया गया है। और अमृतलाल नागर का विष और अमृत जो लखनऊ अंचल को लेकर लिखा गया है। और लक्ष्मी नारायण लाल का बया का घोंसला और सांप, बया का घोंसला और सांप, ये सारे के सारे नगरीय आंचलिक उपन्यास है। तो नगर में भी एक ऐसा प्रदेश हो सकता है, एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जिसको लेकर रचनाकार नगरीय आंचलिक उपन्यास लिख सकता है। इसी क्रम में एक बात तीसरी परिभाषा के संदर्भ से 2 मिनट बाकी है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्राम्य एवं नगरीय आंचलिक उपन्यास, उसमें आप लोग देखिए सागर, लहरें और मनुष्य उदय शंकर भट्ट का है। ये सागर, लहरें और मनुष्य बंबई के पश्चिमी तट पर बचे हुए मछुआरों का एक गांव है बरसोवा करके, बंबई का पश्चिमी तट, और वहां बरसोवा नामक गांव है। जिस प्रकार से सागर में लहरें उठती हैं, तो वो लहर क्या हम कह ही सकते हैं कि वो किनारे तक पहुंच पाएगी? हाँ, बड़ी जो सक्षम लहर है वो किनारा लांघ कर भी जा सकती है, किंतु बहुत सारी लहरें जो हैं वो समुद्र के गर्भ से उठती हैं लेकिन बीच में ही टूट जाती। तो ये शीर्षक भी इतना ही यथार्थ है, सागर, लहरें और मनुष्य। जैसे कि कहते हैं कि बंबई शहर के बरसोवा नगर के इस लोक जीवन को रचनाकार ने इस रूप में उजागर किया है। कहते हैं कि वहां के जो मछुआरे हैं, वह मछुआरे अपने नगर को छोड़कर शहर तक जाने का प्रयास करते हैं। पर मैंने शुरुआत में भी आप लोगों से बताया था दोस्तों कि क्या सभी शहर में जाकर बड़े इंसान बन सकते हैं? बड़े का मतलब है सिर्फ पूंजीपति इंसान बन सकते हैं, एक स्वप्न होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से समय के वजह से हम यहाँ अपनी बात पूरी करना चाहते हैं। आप लोगों ने मुझे इतने धैर्य से सुना होगा, इसलिए मैं आपका, गुजरात के उच्च शिक्षा विभाग ने ये जो सुविधाएं हमें प्रदान की हैं, इसलिए मैं उच्च शिक्षा विभाग का और हमारे गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री मुरब्बी श्री नरेंद्र भाई मोदी का भी इस प्रसंग में आभारी हूँ। और मुझे जो भी आप लोगों ने शांति से सुना, इसलिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए फिर से मिलने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय गुजरात।